हाँ जी सर, नमस्कार। अभी देखें, आज अपन जो संघीय कार्यपालिका है, इस संघीय कार्यपालिका के संदर्भ में चर्चा करते हैं। देखें, संघीय कार्यपालिका की अपन बात करें तो संघीय कार्यपालिका से क्या तात्पर्य है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय शासन व्यवस्था की एक विशेषता होती है कि संसदीय शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका है ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है औपचारिक कार्यपालिका और दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका। औपचारिक कार्यपालिका का जो प्रधान है, ये औपचारिक कार्यपालिका का प्रधान तो किसको बनाया गया है? औपचारिक कार्यपालिका का प्रधान बनाया गया है राष्ट्रपति को। किसको बनाया गया है? राष्ट्रपति को। तो संघीय कार्यपालिका में अपन सबसे पहले लेते हैं किसको? राष्ट्रपति को। जबकि वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री को बनाया गया है। राष्ट्रपति की अपन बात करें तो राष्ट्रपति का जो पद है ये संविधान की अनुच्छेद 52 से 62 तक है। कहां से? अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति का पद है। यहाँ पर देखें, भारत में जो राष्ट्रपति है ये राष्ट्राध्यक्ष की भूमिका में है और राष्ट्राध्यक्ष की भूमिका में होने के कारण ये प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्राध्यक्षों की अगुवाई करता है, तीनों सेनाओं की सलामी लेता है। युद्ध प्रारंभ होने और युद्ध समाप्त करने की घोषणा भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। यहाँ पर देखें, 26 जनवरी 2019 को भारत है ये 70वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होते हैं। यहाँ पर देखें, दक्षिण अफ्रीका के ये दूसरे राष्ट्रपति हैं जो भारत में गणतंत्र दिवस के मौके पर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले 1995 में दक्षिण अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति रहे नेल्सन मंडेला भी भारत आए हैं मुख्य अतिथि के रूप में। यहाँ पर देखें, राष्ट्रपति के संवैधानिक उल्लेख की अपन बात करें तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। हालांकि भारत की राष्ट्रपति की स्थिति इंग्लैंड की सम्राट के समान है। फर्क इतना है कि भारत एक गणराज्य है और वो गणराज्य इसलिए है क्योंकि भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं है। ठीक है, बाकी इंग्लैंड का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत है। इसलिए कोई राष्ट्र लोकतांत्रिक है तो इसका मतलब ये नहीं कि गणराज्य है, लेकिन कोई राष्ट्र अगर गणराज्य है तो ये मान के चलिएगा वो कैसा राष्ट्र है? लोकतांत्रिक है। इंग्लैंड गणराज्य तो नहीं है लेकिन कैसा राष्ट्र है? लोकतांत्रिक राष्ट्र है। यहाँ पर देखें, एक आता है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, संघ की कार्यपालिका जो संबंधी शक्तियां हैं ये किस में निहित होंगी? ये राष्ट्रपति में निहित होंगी। शक्तियां किस में निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग राष्ट्रपति खुद अपने अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारियों से उन शक्तियों का प्रयोग करेगा। इसके बाद देखें, अनुच्छेद 54 की बात करें तो अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की अपन बात करें तो हमेशा एक चीज ध्यान रखें, राष्ट्रपति होता तो क्या है? निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ कौन से सदस्य भाग लेते हैं? निर्वाचित सदस्य। लेकिन निर्वाचित सदस्यों की बात करें तो निर्वाचित सदस्य होते कौन से हैं? देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में एक तो संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं और संसद के निर्वाचित सदस्यों की बात करें तो संसद के दोनों सदनों के होंगे, उसमें लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा से 543 निर्वाचित है और राज्यसभा से 233 निर्वाचित है, यानी कुल 776 सदस्य तो संसद में निर्वाचित है जो इसके चुनाव में भाग लेते हैं। इसके अलावा भारत के संघ व राज्य क्षेत्रों की जो विधानसभा है, इस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। भारत में 29 राज्य और 2 संघ शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं, दिल्ली व पांडिचेरी, जिनके विधायकों की कुल संख्या 4120 है। इन सदस्यों के मतों का मूल्य है वो उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है कि राज्य की कुल जनसंख्या में निर्वाचित विधानसभा सदस्य संख्या का भाग देंगे और भाग 1000
ठीक है। इस सूत्र से एक विधायक के मत का मूल्य आएगा तो इसका मतलब जनसंख्या के आधार पर निर्धारण होगा। जैसे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य की है, तो मान के चलिएगा उत्तर प्रदेश राज्य के विधायक के मत का मूल्य सबसे ज्यादा है 208। लेकिन सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के विधायक के मत का मूल्य है 0.7। यहाँ पर देखें मनोनीत जो सदस्य हैं, ये मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा एक चीज ध्यान रखें, अगर किसी राज्य की विधानसभा भंग है तो इस आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जाएगा। ऐसा गुजरात में एक मामले में हो भी चुका है कि गुजरात विधानसभा भंग थी उस समय। फिर बात करें अनुच्छेद 55 की, तो देखिए अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचन पद्धति काम में ली जाती है, ये निर्वाचन पद्धति कौन सी होगी? राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली काम में ली जाती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की बात करें तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के प्रतिपादक थे थॉमस हेयर। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, और उसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जिक्र किया, जिसकी दो सूत्र भाग हैं, एक तो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और दूसरी सूची प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में जो मतदान होता है वो वरीयता क्रम में किया जाता है, न्यूनतम कोटा इसमें फिक्स होता है। भारत में राज्यसभा सदस्यों के चुनाव हो, विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव हो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव हो, तो ये प्रणाली काम में ली जाती है। लेकिन जहां पर अपन सांसद और विधायक या स्थानीय प्रतिनिधियों को चुनते हैं तो वहां पर वो प्रणाली होती है फास्ट द पोस्ट सिस्टम, सर्वाधिक पहुंच वाले की विजय, यानी साधारण बहुमत प्रणाली अपन वहां काम में लेते हैं। अनुच्छेद 56 की बात करें तो अनुच्छेद 56 में किसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल, और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। देखिए राष्ट्रपति के लिए कोई उपचुनाव नहीं होते हैं। पहली बात, जब भी चुनाव होता है कितने समय के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। 5 वर्ष पूर्व कार्यकाल कम हो सकता है जब राष्ट्रपति ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया हो, उसकी मृत्यु हो गई हो, या फिर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटा दिया गया हो। ठीक है। फिर आता है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 की बात करें तो अनुच्छेद 57 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति है, ये पुनर्निर्वाचित होने का क्या है जी? पात्र है। अब पुनर्निर्वाचित होने का पात्र कितनी बार है? इस मामले में अपना संविधान मौन है। हालांकि भारत में पुनर्निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपतियों की अपन बात करें तो एक ही नाम आता है और वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। तो भारत का राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है, लेकिन कितनी बार होगा इस मामले में अपना पूरा का पूरा संविधान क्या है? मौन है। ठीक है। फिर आता है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति की योग्यता। देखिए योग्यता में भारत में सबके लिए लागू है कि वह भारत का नागरिक हो, वह पागल नहीं हो, वह दिवालिया नहीं हो। ये सारी बातें तो सबके लिए लागू हैं, लेकिन अपने को यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है वो यही है कि राष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु है, ये न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा वह लोकसभा में चुने जाने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। अनुच्छेद 59 की बात करें तो अनुच्छेद 59 में क्या लिखा गया है? राष्ट्रपति के पद की शर्तें। शर्तों की बात करें तो 2 शर्तों का स्पष्ट जिक्र किया गया है कि एक तो क्या नहीं होना चाहिए? राष्ट्रपति लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ऑफिस प्रॉफिट, देखिए संविधान में कहीं पर भी लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया है, लेकिन समय समय पर विभिन्न अधिनियम बनाकर के लाभ के पद को, विभिन्न पदों को लाभ के पद की श्रेणी से क्या किया गया? बाहर किया गया। लेकिन आज तक अपने संविधान में कहीं पर इसकी स्पष्ट परिभाषा नहीं है। दूसरी अपन बात करें तो राष्ट्रपति के लिए है कि वह संसद या राज्य विधानमंडल का क्या नहीं होना चाहिए? सदस्य नहीं होना चाहिए। और अगर सदस्य है तो उसे क्या करना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद देखिए एक आता है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 की बात करें तो अनुच्छेद 60 कहता है राष्ट्रपति के पद की शपथ।
देखिए राष्ट्रपति के पद की शपथ की बात करें तो संविधान के 60 में स्पष्ट कहा गया है कि राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ किसकी शपथ लेता है, पद की शपथ लेता है, यानी वह संविधान की रक्षा और जनता के कल्याण की शपथ लेता है। राष्ट्रपति किसी भी प्रकार की गोपनीयता की शपथ नहीं लेता है। आप कभी भी राष्ट्रपति की शपथ के बारे में जानना हो तो किसी भी प्रकार का वीडियो सर्च करें, आपको मिलेगा शपथ ग्रहण समारोह का, जिसमें कोई मंत्री अगर शपथ ले रहा है तो वो दो अलग अलग शपथ लेता है, एक पद की लेता है और दूसरा गोपनीयता की लेता है। लेकिन जब कोई संवैधानिक प्रमुख शपथ लेता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे राज्यपाल हो, या फिर महान्यायवादी हो या नियंत्रक व महालेखा परीक्षक हो, ऐसे पदाधिकारी जब भी अपने शपथ लेते हैं तो सिर्फ किसकी शपथ लेते हैं, पद की शपथ लेते हैं। और राष्ट्रपति अपने पद की शपथ है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, इस मुख्य न्यायाधीश के समक्ष क्या करेगा, शपथ लेगा। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो फिर अन्य जो वरिष्ठ न्यायाधीश है उसके समक्ष ये क्या करेगा, पद की शपथ लेगा। अनुच्छेद 61 की बात करें तो अनुच्छेद 61 में है इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की प्रक्रिया। देखिए महाभियोग अमेरिका से लिया गया है और आरएस प्री 2016 में एक प्रश्न आया था, महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। पहली बात तो कैसी है, अर्ध न्यायिक। अर्ध न्यायिक से क्या तात्पर्य है, अर्ध न्यायिक देखिए क्यों है, क्यों कहा गया है इसे अर्ध न्यायिक। ये जो संसद के मनोनीत सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा कारण आप कह सकते हैं कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनाव में तो भाग लेते हैं लेकिन किसमें भाग नहीं लेते, महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। इन दो कारणों से इस प्रक्रिया को क्या रखा गया है, अर्ध न्यायिक श्रेणी में रखा गया है। देखें राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगेगा, जब राष्ट्रपति ने क्या किया हो, संविधान का अतिक्रमण किया हो। अब संविधान के अतिक्रमण से क्या तात्पर्य है कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियों पर राष्ट्रपति जब अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करे वो क्या माना जाता है, संविधान का अतिक्रमण माना जाता है। देखिए महाभियोग की अपन बात करें तो महाभियोग जिस भी सदन में लाया जाएगा तो इससे पूर्व एक तो राष्ट्रपति को सूचना दिया जाना जरूरी, दूसरी बात जिस भी सदन में महाभियोग लाया जा रहा है उस सदन की 1/4 सदस्य पूर्व में महाभियोग के ऊपर क्या करें, हस्ताक्षर करें लाए जाने से पहले, ठीक है। इसके बाद एक आता है अनुच्छेद 62। देखिए अनुच्छेद 62 में दो बातें हैं, एक तो क्या है कि कार्यकाल समाप्ति से पूर्व राष्ट्रपति का क्या होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। दूसरी वहां पर क्या है कि आकस्मिक रिक्तियों के समय राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के भीतर होना चाहिए। और आकस्मिक रिक्तियों की अपन बात करें तो आकस्मिक रिक्तियां अभी अपन ने अनुच्छेद 56 में बात की थी, मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दें या महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटा दिया जाए तो ये होती है आकस्मिक रिक्तियां। और आकस्मिक रिक्तियों के समय राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के भीतर किया जाना आवश्यक है, ठीक है। धन्यवाद।